हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 24 मार्च रीजनिंग फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। जो 24 मार्च को DSSB का एग्जाम हुआ था PRT का, उसकी फर्स्ट शिफ्ट की रीजनिंग को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 23 मार्च की इवनिंग शिफ्ट की रीजनिंग को डिस्कस किया था। तो पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को एक एक स्टेप को बहुत ही सावधानी पूर्वक सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने एक बीच में स्टेप मिस कर दिया, एक भी चीज गलत हो गई, तो फिर आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए एक एक जो भी चीज लिखी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है जेड हैज पी पहला, तो हमें हैज का मतलब देखना होगा। यहाँ पर ए हैज बी का अर्थ है ए बी के 20 मीटर उत्तर में है। तो यहाँ पर ए की जगह क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, और बी की जगह क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख देते ए की जगह जेड और बी की जगह पी। तो इसका मतलब हो गया जेड जो है वो पी के 20 मीटर उत्तर में है। तो जेड पी के 20 मीटर उत्तर में है। तो इस टाइप से हम लोगों ने बना लिया, और ये है 20 मीटर। फिर नेक्स्ट कह रहा है आगे कि P एट द रेट Q। तो एट द रेट वाला ये है, तो A की जगह P हो गया और B की जगह Q हो गया। A की जगह P हो गया, B की जगह Q हो गया। तो इसका मतलब हो गया P जो है Q के 10 मीटर पश्चिम में है। तो P Q के 10 मीटर पश्चिम में है, मतलब इस टाइप से ये पश्चिम हो जाएगा हमारा, और ये हमारा हो जाएगा Q। और कितना है, 10 मीटर है, क्योंकि इधर हमारा पश्चिम होता है, इस साइड में पश्चिम, इधर पूर्व, ये उत्तर, और ये हमारा दक्षिण। तो उसी चीज को हम लोगों को यहाँ पर फॉलो करना है। फिर नेक्स्ट कह रहा है Q कॉपीराइट C का साइन है R। तो Q और R के बीच में जो संबंध है, यहां से हम लोग देख सकते हैं। तो A की जगह Q रख दिया, B की जगह R रख दिया, A की जगह Q, B की जगह R। इसका मतलब हो गया Q R के 30 मीटर दक्षिण में है। तो Q जो है R के 30 मीटर दक्षिण में, ये 20 है, यानी इससे ऊपर कहीं पर होगा। तो ये R हो गया, और इसके बीच की जो दूरी हो गई वो हमारी 30 मीटर हो गई। अब नेक्स्ट कह रहा है, तो निम्नलिखित में से आगे है ये R हैज S। तो हैज का मतलब क्या था, ये यहां पर हम लोग R और S का संबंध है, तो A की जगह R कर देंगे, B की जगह S कर देंगे। तो R जो है S के 20 मीटर उत्तर में है। R S के 20 मीटर उत्तर में है, यानी यहां पर कहीं पर 20 मीटर होगा या के S। तो ये हमारा 10 बचा और ये हमारा 20 हो गया, क्योंकि टोटल जो हमारा 30 था, इतना में 20 दिया है, 20 मीटर। तो ये हमारा 10 मीटर बचा, और ये S का स्थान हो गया। फिर है $T। तो $T का, डॉलर का हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, S लिख देते हैं और ये T लिख देते हैं। अर्थ है यहाँ पर A B के 10 मीटर पूर्व है, यहाँ पर S T, यानी S जो है T के 10 मीटर पूर्व में है। तो S जो है वो T के 10 मीटर पूर्व में है। तो 10 कहाँ पर होगा, या कि यहाँ पर होगा, यहाँ के, और T का जो स्थान है वो यहाँ हो जाएगा, क्योंकि S जो है T के 10 मीटर पूर्व में है। तो अब हम लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि T Z के 10 मीटर दक्षिण में है। तो T जो है, T का स्थान ये है, Z का स्थान ये है, और ये हमारा 10 था नीचे का, तो ये ऊपर का 10 बचा हमारा। तो 10 मीटर दक्षिण में है, बिल्कुल सही बात है, पहला जो इक्वेशन है हमारा वो सही है। नेक्स्ट कह रहा है Q T के दक्षिण पूर्व में है। तो Q का स्थान ये है और T का स्थान ये है, तो ये हमारा दक्षिण पूर्व होगा, क्योंकि ये हमारा होता है साउथ और ये हमारा होता है ईस्ट। इसके बीच का जो स्थान होता है वो साउथ ईस्ट या फिर दक्षिण पूर्व होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है, यानी पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इजी आप लोगों के लिए यही है कि जैसे Z हैज P लिखा हुआ है और यहाँ पर A हैज B लिखा हुआ है, तो हम लोग A की जगह Z लिख देंगे और B की जगह P लिख देंगे। यहाँ पर A की जगह Z लिख देंगे और B की जगह पर P लिख देंगे। अब हमें इजी हो गया हम लोगों के लिए कि Z जो है P के 20 मीटर उत्तर में है। तो हम लोगों ने उस चीज को यहाँ पर लिख दिया, Z जो है P के 20 मीटर उत्तर में है। और फिर नेक्स्ट कह रहा था एट द रेट का, तो एट द रेट की जगह पर हम लोगों ने यहाँ पे P और Q के बीच में था, तो P और Q लिख दिया। A की जगह P, B की जगह Q। 10 मीटर पश्चिम में है, तो हम लोगों ने 10 मीटर पश्चिम में बना दिया। इसी तरीके से चीजों को फॉलो करते गए, लास्ट में हमारा जो स्टेटमेंट दिए थे वो हमारे सही आ गए। तो जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन मिले, तो जो आप लोगों के यहाँ पर लिखा है, जैसे यहाँ पर A और B में संबंध दिया है, यहाँ Z और P में दिया है, तो हमने A की जगह Z कर दिया और B की जगह P कर दिया। इसी तरीके से P और Q में हम लोगों ने A की जगह P कर दिया और B की जगह Q कर दिया, और इसी तरीके से चीजों को फॉलो करते गए, तो हमारा ये फिगर बन के आया और दोनों स्टेटमेंट हमने देख लिया, तो दोनों हमारे सही आ रहे थे। ये हमारा उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है और ये पूर्व होता है। इसके अलावा ये इनके बीच में तो दक्षिण पूर्व,
इधर अगर ऊपर होगा तो ये हम लोगों का उत्तर पूर्व हो जाएगा। इसी तरीके से दिशाएं हम लोगों की काम करती हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में संख्याओं के विषम समूह को चुनिए। तो विषम समूह को इसमें बताना है कौन सबसे अलग है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये 7 का स्क्वायर है, ये 121 11 का स्क्वायर है और 169 13 का स्क्वायर है। इसी तरीके से 169 13 का स्क्वायर है, 225 15 का स्क्वायर है और 289 17 का स्क्वायर है। नेक्स्ट हम लोग ये 7 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर होता है और ये 121 होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है तो ये 11 का स्क्वायर होगा। फिर ये 11 का स्क्वायर होगा, ये 13 का होगा और ये 15 का होगा। तो सबके हम लोगों ने वर्गमूल निकाल दिए, 49 121 169 225 289 सबके वर्गमूल हम लोगों ने यहाँ पर निकाल के रख दिए। अब हम लोगों को इसमें से विषम देखना है। तो ये जो 7 है ये एक अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है और 13 विषम अभाज्य संख्या है। ये तीनों जो है विषम अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। और यहां पर अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो सिर्फ एक से और अपने स्वयं से कटे, वो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये 7 जो है सिर्फ 1 से कैंसिल होता है और 7 से होता है, तो ये अभाज्य संख्या हो गई। 11 1 से होता है, 11 से होता है, 13 1 से होता है, 11 से होता है। फिर 13 अभाज्य संख्या है, लेकिन 15 1 जो है 15 के मल्टीपल हो सकते हैं, 5 से डिवाइड हो सकता है और 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 15 विषम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि ये हमारा गलत हो गया। फिर 9 में हमने देखा कि ये 3 और 3 इसके मल्टीपल हो सकते हैं और 15 में देखा 3 और 5 हो सकते हैं। यानी इन तीनों में एक ऐसी संख्या है जो भाज्य है और इसमें सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमारा सबसे अलग कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को 4 युग्म दिए गए हैं और उसमें से एक विषम है और विषम वाला हमको फाइंड आउट करना है। तो विषम वाले के लिए यहां पर सबसे पहले हम लोगों को दिया है WP YQ। तो W से Y तक जाने के लिए हम लोग देखते हैं WXY यानी कि +2 हुआ। P से Q जाने में PQ +1 हुआ। इसी तरीके से अब हम लोग NGPH देखते हैं। तो N से P तक जाने में +2 हुआ और G से H तक जाने में +1 हुआ। इसी तरीके से CF देखते हैं और DG देखते हैं। तो C से D तक जाने में +1 हुआ और E से G तक जाने में EFG +2 हुआ। और लास्ट जो है KR और MS, तो K से M तक जाने के लिए KLM +2 हुआ और R से S +1 हुआ। तो हमने देखा पहले में +2 हो रहा था, इसमें भी +2 हुआ और यहाँ पर +1 हो रहा है, यानी जो विषम हो गया वो हमारा ये वाला हो गया और बाकी सब एक जैसे हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि हमसे विषम पूछ रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 5 पुरुष ABCDE जो है 5 विभिन्न कंपनियों में काम करते हैं, C1 C2 C3 C4 C5 में। जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, मतलब कहने का है कि A C1 में काम करता है, B C2 में काम करता है, ये जरूरी नहीं है, कोई भी क्रम हो सकता है। और प्रत्येक के पास B1 B2 B3 B5 इस तरीके से विभिन्न कार हैं। E C2 में काम करता है परंतु उसके पास B2 नहीं है। तो इस तरीके का एक हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले हम लोगों ने एक साइड में ABCDE जितने भी 5 विभिन्न कंपनियों के पुरुष हैं उनको हम लोगों ने एक साइड में लिख लिया। अब हमसे जो स्पष्ट चीजें कह रहा है, जो सीधी सीधी कह रहा है, उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे और जो ऐसे है या तो नहीं तो उनको हम लोग बाद में देखेंगे। E C2 में काम करता है परंतु उसके पास B2 नहीं है, यानी E का कंफर्म है कि वो C2 में ही काम करेगा और ये भी कंफर्म है कि B2 नहीं है। तो B2 को हम लोग यहां पर लिख के क्रॉस कर देते हैं। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि A के पास B1 B4 या B5 नहीं है। तो A के पास जो है B1 भी नहीं हो सकती, B4 भी नहीं हो सकती है और B5 भी नहीं हो सकती है। इनको हम लोग जो है क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट कह रहा है D के पास B4 नहीं है, तो D के पास भी B4 नहीं है, इसको भी हम लोग करके क्रॉस कर देते हैं। और वह जो C5 में काम करता है उसके पास B5 है। तो जो C5 में काम करता है उसके पास B5 है, यानी कि C5 B5 A के पास तो हो नहीं सकती है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे कि यहाँ पर C4 जो हमारा C5 में काम करता है यहाँ पर आ सकता है या यहाँ पर आ सकता है, और उसके पास B5 है। तो इन 3 में से हम लोगों के पास आ सकता है, क्योंकि ये 3 जो है हमारे पास जगह जो है खाली है। फिर नेक्स्ट कह रहा है, ये पूरी चीज हम लोगों को पता नहीं थी इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। फिर कह रहा है वह जो C1 में काम करता है उसके पास B4 है। तो D के पास B4 हो नहीं सकती, A के पास B4 हो नहीं सकती, या तो हमारा
जो है C1 यहाँ पर आएगा या ये C1 यहाँ पर आएगा। हम लोग यहाँ पर C1 लिख देते हैं और जो C1 में काम करता है उसके पास B4 है, और या फिर यहाँ पर भी हो सकता है। तो हम लोग एक कंडीशन को मान के अभी चल रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो हम लोग अगली कंडीशन लेंगे। वह जो C4 में काम करता है उसके पास B1 है, तो जो C4 में काम करता है उसके पास B1 है, तो B1 के लिए हम लोगों के पास या तो ये जगह हो सकती है, क्योंकि A के पास तो हो नहीं सकता, और तो A का तो ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास B बचा और D बचा, तो इसको हम लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं। फिर कह रहा है B C1 या C4 में काम नहीं करता, तो B जो है C1 में नहीं आ सकता, तो ये वाला जो हम लोगों का है ये सही है, ये वाला हम लोगों का यहाँ पर C1 आ नहीं सकता, और जो है C4 में काम नहीं करता, C4 भी हमारा यहाँ से कैंसिल हो गया। तो जब हमारा C4 यहाँ से कैंसिल हो गया तो C4 हमारा कहाँ पर आ जाएगा, D के साथ C4 आ जाएगा। और क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा था कि जो C4 में काम करता है, वह जो C4 में काम करता है उसके पास B1 है, तो इसके पास B1 हो जाएगी। अब हम लोगों को पता चल गया D के पास C4 है और B1 है, E के पास C2 है, C के पास C1 है और उसके साथ साथ B4 है। अब जो चीजें हमारी छूट गई थी उनको हम लोग देखते हैं कि D के पास B4 नहीं है, वह जो C5 में काम करता है उसके पास B5 है। तो अब हमारे पास कौन सी एक ऐसी जगह बची जहां पे C5 और B5 दोनों आ पाए, तो यहां पर B5 इसके साथ आ नहीं सकता, तो B5 यहां पर आएगा और C5 इसके साथ आ जाएगा। तो अब हमें पता चल गया C5 इसके पास, C1 इसके पास, C4 इसके पास, C2 इसके पास, बचा क्या C3, तो C3 इसके पास आ जाएगा। और यहाँ पर B1 B4 B5 नहीं आ सकता, तो B1 B4 B5 हम लोगों के आ गए हैं। B2 इसके साथ नहीं आ सकता, तो B2 कहाँ पे आ जाएगा, B2 यहाँ पर आ जाएगा। और लास्ट में हम लोगों का बचा क्या, B1 हो गया, B2 हो गया, B4 हो गया, B5 हो गया, बचा हमारा B3, तो B3 हमारा यहाँ पर आ गया। अब हमसे कह रहा है A के पास B2 है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, A के पास जो है B2 आ रहा है। फिर C C4 में काम करता है, तो C जो है वो C4 में काम करता है, ये गलत हो गया क्योंकि C जो है C1 में काम करता है। केवल स्टेटमेंट फर्स्ट सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोगों को जो एक एक चीज कंफर्म दी गई है वो हम लोग पहले नोट डाउन करेंगे, और जो चीज कंफर्म नहीं दी गई है उसको बाद में एक एक करके हम लोग रखेंगे, फॉलो कराएंगे। अगर एक कंडीशन में फॉलो नहीं होता तो नेक्स्ट कंडीशन में फॉलो करेंगे। जैसे कि हम लोगों को दिया था E C2 में काम करता है परंतु उसके पास B2 नहीं है, तो सबसे पहले हम लोगों ने E के साथ C2 लिख दिया और B2 नहीं था इसलिए हम लोगों ने क्रॉस लगा दिया और गोला बना के क्रॉस कर दिया। फिर कह रहा था A के पास B1 B4 B5 नहीं है, तो नहीं है तो हम लोगों ने गोला बना के इसको भी क्रॉस कर दिया। फिर कह रहा था D के पास B4 नहीं है, तो D के पास B4 नहीं है यानी कि इसको कैंसिल कर दिया, B4 यहां नहीं आ सकता। वह जो C5 में काम करता है उसके पास B5 है, तो हम लोगों को ये तो पता था कि C5 और B5 एक साथ आएंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि कहां पर आएंगे, इसलिए हम लोगों ने इसको छोड़ दिया। फिर कह रहा था वह जो C1 में काम करता है उसके पास B4 है, तो हम लोगों के पास दो जगह बची थी B और C, तो C1 में काम करने वाला B4 ये एक साथ आना था, तो यहां पर आ सकता था, यहां पर भी आ सकता था, लेकिन जो नेक्स्ट लाइन थी यहां पर B C1 या C4 में काम नहीं करता। तो जब C1 C4 में नहीं करता तो C1 में C के साथ C1 आ गया और C1 के साथ B4 आ गया। इसी तरीके से आगे हम लोगों ने जो कंडीशन बची थी उसको फॉलो कराया, जैसे कि यहां पर था उसके पास B4, वह जो C4 में काम करता है उसके पास B1 है, तो C4 के लिए और B1 के लिए हमारे पास एक जगह खाली बची थी, उसको हमने यहां पर रख दिया। लास्ट में जो चीज हमारी बची थी उसको हमने A के साथ फॉलो करा दिया, तो हमारी जो हम लोगों को जो कंडीशन दी थी उसके हिसाब से हमारा जो है यहाँ पर स्टेटमेंट तैयार हो गया। फिर जो हम लोगों को स्टेटमेंट दिए गए थे हम लोगों ने देख लिया, A के पास B2 है तो B2 आ रही थी, यानी पहला स्टेटमेंट सही हो गया। C C4 में काम करता है तो गलत हो गया क्योंकि C जो है C1 में काम कर रहा था, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कुछ NX हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं। जो भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनके लिए हम लोग सर्कल बनाते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहा था n और x की, तो हमने दो सर्कल बना लिया और कह रहा है कुछ nx है, तो कुछ nx है यानी कि थोड़ा पार्ट आएगा, तो थोड़े पार्ट के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा जो है इसको लैप करा दिया। अगर कहता पूरा तो पूरा इसके अंदर आ जाता। फिर कह रहा है सभी x जो है t है, यहाँ पर देखो सभी की बात कर रहा है, तो जो सभी x हैं वो हमारे t में आएंगे इस तरीके से, तो ये हमारा जो है t हो जाएगा। अब हमारे दोनों जो कथन कह रहे थे उसके हिसाब से हम लोगों ने फिगर बना लिया। अब कह रहा है कुछ n t हैं, तो कुछ n जो है वो t में आ रहा है क्योंकि कुछ x जब t में आ रहा है तो कुछ n भी t में आएगा। यहां से आप लोग फिगर से भी देख सकते हैं, इतना जो है आप लोगों का t में भी मिल रहा है, x में भी मिल रहा है और n में भी मिल रहा है, यानी कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया।
फिर कह रहा है कुछ एक्स एन है, तो कुछ एक्स भी एन होंगे, क्योंकि हमारा जो है इतना भाग जो है वो हमारा एन में भी है और एक्स में भी है, यानी कि दोनों अनुसरण कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन है उनके लिए हम लोग सबसे पहले सर्किल बना के, अब कुछ की बात कर रहा था इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा पार्ट एन और एक्स में जो है लैप करा दिया। उसके बाद कर रहा सभी एक्स टी है, तो सभी की बात कर रहा था, यानी एक्स जो है वो टी के अंदर आ जाएगा। फिर हम लोगों ने देख लिया कुछ एन टी है, तो हमारा इतना कॉमन मिल रहा था एन में भी और टी में भी, यानी पहला स्टेटमेंट सही हो गया। फिर कह रहा था कुछ एक्स एन है, तो हमारा यहां पर भी कॉमन मिल गया, तो ये भी कॉमन मिल रहा था, तो एन और एक्स में भी, यानी सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को यहां पर जो है जो यहां पर पहले आप लोगों को एक संबंध दिया गया है और उसी के हिसाब से दूसरे में आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है क्या आएगा। तो जो दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं एल डब्ल्यू जे यू वी जेड और यहां पर क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग देखेंगे तो एल से जे पर जाने के लिए -2 करना पड़ेगा, क्योंकि जे के एल यानी कि उल्टा गया तो -2। डब्ल्यू से यू जाने में हम लोगों को -2 करना पड़ेगा, W से U आएंगे तो U V W यानी कि उल्टा गया तो यहां पर भी -2, यानी कि पहले अक्षर में भी -2 दूसरे अक्षर में भी -2। तो पहले अक्षर में जब -2 करेंगे V में तो -2 करने पे क्या आ जाएगा हमारा T आ जाएगा, और Z में जब -2 करेंगे तो -2 करने पे क्या आ जाएगा हमारा X आ जाएगा, यानी TX हो जाएगा पहले का क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए। जो भी ऐसे क्वेश्चन हो उसमें सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कितने अक्षर का अंतर आ रहा है, जितने का आ रहा होगा सबसे पहले आप लोगों को यहीं पर आप लोगों को मिल जाएगा। अगर ऐसे नहीं मिलता फिर हम लोग आगे उनकी प्लेस वैल्यू या इस टाइप से देखते हैं, लेकिन सबसे पहला काम हम लोग इसमें से देखते हैं कि कितने का अंतर आ रहा है, बढ़ रहा है या माइनस हो रहा है, उसी को हम लोग यहाँ पर फॉलो करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, एक डायग्राम दिया गया है, और इसमें क्या कह रहा है कि इस जो डायग्राम है इसके आधार पर आप लोगों को स्टेटमेंट देने हैं। पहला, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इज 45, और स्क्वायर कौन से हैं, ये जो हमारे गोले के अंदर है ये स्क्वायर है, कितने हैं 23 है, 15 है और 7 है। इनको अगर हम जोड़ दें 7 5 12 3 15 2 1 3 1 4 45, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इज 45, यानी टोटल नंबर जो है स्क्वायर के 45 है और हमारा 45 है, पहला सही हो गया। द नंबर ऑफ रेक्टेंगल विच आर नॉट क्यूब, तो उनका बताना है ऐसे कितने रेक्टेंगल हैं जो क्यूब नहीं है, यानी कि रेक्टेंगल में हो और स्क्वायर में हो बट क्यूब में ना हो। तो हमारे ऐसे कितने हो जाएंगे, ये हमारे 95 है और ये 15 है, तो 95 + 15 5 5 10 9 और 1 10 1 11, तो 110 हो जाएंगे। हमसे कह रहा है 103, यानी ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये वाला हम लोगों ने 7 इसलिए नहीं किया क्योंकि ये क्यूब के अंदर आ रहा था और कह रहा था विच आर नॉट क्यूब, तो क्यूब वाले हमको लेने ही नहीं थे, एक भी ये वाला कोई भी नहीं लेने थे इतने, तो हम लोगों ने 95 और 15 को जोड़ दिया, तो ये हमारे 110 आ गया, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है, इसमें भी हम लोगों से कह रहा है हाउ मेनी क्लोथ्स आर बोथ ब्लैक एंड व्हाइट, तो ऐसे कितने क्लोथ जो कपड़े हैं जो ब्लैक भी हैं और व्हाइट भी हैं। तो क्लोथ में क्या है, क्लोथ वाला हमारा सर्किल ये हो गया, व्हाइट वाला ये हो गया, ब्लैक वाला ये हो गया, यानी तीनों में कॉमन कौन सा है 21 है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, क्योंकि क्लोथ्स भी हम लोगों को देखना था और ब्लैक एंड व्हाइट तीनों चीजें देखनी थी, तो तीनों का जो कॉमन है वो 21 है, तो हमारा जो आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे केवल क्लोथ का कहता तो 35 हो जाता, केवल ब्लैक कहता 31 हो जाता, केवल व्हाइट कहता 25 हो जाता, या ब्लैक व्हाइट केवल कहता ऐसे कितने हैं जो ब्लैक और व्हाइट हैं सिर्फ कपड़े नहीं है तो 88 हो जाता। इस तरीके से आप लोगों को आंसर देना है, तो यहाँ पर तीनों की बात कर रहा था, इसलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 5 बक्से ए बी सी डी ई एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में रखे जाएं। फिर आगे कह रहा है कि बी तथा ई के बीच में एक बक्सा रखा जाता है, तो सबसे पहले 5 रखे जाते हैं, हम लोग यहाँ पर 5 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, या आप लोग ऐसे बना के रख सकते हैं या फिर आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। इसमें कह रहा है बी तथा ई के बीच में एक बक्सा रखा जाता है, तो बी ए हो गया, अगर यहाँ पर हम लोग लिख लें बी ए हो गया और ई के बीच में एक बक्सा रखा जाता है, तो इस तरीके से हम लोगों को बन सकता है, यहां पर एक बीच में आएगा, या फिर हम लोगों का ऐसे भी बन सकता है, क्योंकि बी और ई के बीच में हम लोगों से ये नहीं कह रहा है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो हम लोगों की ये 2 कंडीशन बन सकती है, पहली ये और दूसरी ये।
फिर नेक्स्ट हम लोग से कह रहा है कि बी तथा डी के बीच में दो बक्से रखे जाते हैं। तो बी और डी के बीच में दो बक्से, एक और दो बक्से, फिर डी आ जाएगा, और या फिर दो बक्से तो डी यहां पर आ जाएगा, या फिर दो बक्से तो डी यहां पर आ जाएगा। इस तरीके से कोई भी आ सकता है, या यहां पर डी आ सकता है या यहां पर डी आ सकता है। अगर यहां ऊपर डी आएगा तो आप लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये वाला तो आपका कैंसिल हो गया, तो डी यहां पर नीचे आने की पॉसिबिलिटी एक हो सकती है अभी। फिर कह रहा है ए डी के ठीक ऊपर रखा जाता है, तो ए यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर आप लोग देखेंगे तो ई डी के जस्ट ऊपर क्या है, ई है, लेकिन होना क्या चाहिए था, ए होना चाहिए था। यानी कि ये वाली हम लोगों की कंडीशन फॉलो कर रही है, ए तथा सी के बीच में कितने बक्से रखे जा सकते हैं। तो यहां पर हमारा बचे हुए जगह पे सी आ जाएगा। कितने रखे जा सकते हैं बीच में, 2 रखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। यहां पर हम लोगों का ये वाला फर्स्ट वाला जो है हम लोगों का इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहां पर कह रहा था ए डी के ठीक ऊपर रखा जाता है, तो ए जो है डी के ठीक ऊपर होना चाहिए था। यहां पर हम लोग देखते तो ए यहां पर आता है या कहीं और आता है, यहां पर हम लोगों का ये वाला जो कंडीशन हम लोग फॉलो करा रहे थे वो गलत हो जाती। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही हम लोगों का डायग्राम बनेगा ये बनेगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आकृति नहीं दी गई है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग स्किप कर देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो है आप लोगों के ऑफिशियल जो साइट है DSSB की, वहां पर अभी 2022 के पेपर अवेलेबल नहीं है। ये जो पेपर है ये आप लोगों के जो क्या बोलते हैं, किसी भी आंसर की आती है उसकी कंपाइल्ड जो होती है वो आप लोग की है। अभी इसको DSSB की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है, इसलिए जो कुछ क्वेश्चन है उसमें प्रिंट सही नहीं है। तो यहां पर हम लोगों को आकृति नहीं दी गई है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी हम लोगों को फिगर नहीं दिया गया है, इसको भी स्किप कर देते हैं। जब भी हम लोगों को जो ऑफिशियल PDF है जब वो अवेलेबल हो जाएगी तब हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। वहां पर जो बचे हुए क्वेश्चन है वहां पर वो आप लोगों के डिस्कस हो जाएंगे। पहला कह रहा है राकेश दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। तो दक्षिण क्या होता है हमारा, ये साउथ होता है, नीचे की ओर ऊपर नॉर्थ होता है, इधर हमारा ईस्ट होता है और इधर हमारा वेस्ट होता है। अब हमसे कह रहा है कि राकेश दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। तो राकेश दक्षिण की ओर 30 मीटर चला, यहां पर 30 मीटर हो गया। फिर कह रहा वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 20 मीटर चलता है। अब इसका जब इधर को मुंह किए हुए तो बाईं ओर क्या हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा और 20 मीटर चलेगा। इसमें आप लोग खुद को इमेजिन करके अपना जो आंसर है उसको दे सकते हैं। अगर आप यहां पर खड़े हैं तो आपका बायां किधर होगा, इस साइड में होगा। फिर कह रहा है अंततः वह दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब वो अगर इधर देख रहा है तो दाहिना किधर होगा, इधर होगा 30 मीटर। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो ये नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है, साउथ होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो भी आप लोगों से बोलता जाए उतना आप करते जाए। इतना आपको पता होना चाहिए कि नीचे दक्षिण है, इस साइड में आपका पूर्व है, ऊपर उत्तर है और ये आपका पश्चिम है। इसी को आप लोग फॉलो कराएंगे, इजिली आप लोग इसका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी आकृति वाला है और आकृति यहाँ पे लोड नहीं हुई है, इसलिए इसको भी छोड़ देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में प्रिंस को ये लिखा जाता है और इस कोड भाषा में एक्शन का कोड क्या होगा। तो प्रिंस को जो लिखा जाता है PRINCE और इसको लिखने का जो तरीका है NOEIW और X, ये हम लोगों का कोड वर्ग है। अब हम लोग देखेंगे तो N से P पर कब जाएंगे, जब -2 करेंगे। अगर N में P में -2 करें तो हम लोग N मिलेगा। फिर R से O में देखेंगे तो O से R तक जाने पे OPQR, यहां पर भी आपका जो है -3 हो रहा है। फिर I से E तक जाने के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो FGHI यानी कि -4 हो रहा है। फिर आप लोग N से I तक जाएंगे तो आप लोग देखेंगे N से I तक जाने के लिए IJKLMN यानी -5। इसी तरीके से इसमें देखेंगे तो XYZABC -6। फिर X से C जाएंगे तो -7 होगा। अब इसको चाहे आप लोग इस तरीके से कर लें, P से N तक जाएं या फिर N से P के देख लें, NOP यानी 2 उल्टा जाना पड़ रहा है तो -2 हो जाएगा। O से R PQR यानी -3, E से I FGHI यानी -4, I से N या तो -5, W से C यानी 6 बढ़ रहा है यानी -6। इसी तरीके से हम लोगों का ये आ गया। अब हमें एक्शन का बताना था ACTION। तो A में सबसे पहले क्या करना है, हमें -2 करना है और -2 करने पे क्या आएगा, Y आएगा, क्योंकि Y फिर Z फिर A। तो -2 जब किया तो हमें Y मिल गया।
अब -3 करेंगे सी से तो हमारा क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, क्योंकि जेड ए बी सी। फिर टी में हम लोग -4 करेंगे तो -4 डी से -4 करने पे हमें पी मिलता है। फिर -5 करेंगे तो आई से -5 करेंगे तो हमें डी मिल जाएगा। फिर ओ से -6 करेंगे तो हमारा आई आ जाएगा, और एन से -7 करेंगे तो हमारा जी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि आप लोगों का जो यहाँ पर जो फॉलो कर रही थी पहले -2 -3 -4 -5 यानी एक एक जो है बढ़ता जा रहा था, उसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पर फॉलो करा दिया, -2 -3 -4 -5 -6 और -7। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोगों को कोड वर्ग मिल गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में दिए गए विकल्प के स्थान पर प्रश्न चिन्ह पर आने वाली संख्या कौन सी होगी। अब इसमें प्रश्न चिन्ह यहाँ पर जो है आप लोगों का कोई यहाँ पर आप लोगों को सीरीज दी होती है, उसमें आप लोगों को बताना होता है। सीरीज यहाँ पर प्रिंट नहीं हुई है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग स्किप कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कह रहा है ए सी का भाई है। तो जो भी ब्लड रिलेशन के सवाल होते हैं उसमें जो एक ही हम लोगों की जनरेशन के लोग होते हैं उनको एक सामने सामने रखते हैं, और एक जनरेशन ऊपर होता है तो उसको ऊपर रखते हैं। जैसे कि अगर भाई बहन की बात होगी तो वो आमने सामने आएंगे, पिता की बात होगी तो एक जनरेशन ऊपर आएगा, और दादा दादी की बात होगी तो एक जनरेशन और ऊपर आएगा, पुत्र पुत्री की बात होगी तो वो आपका नीचे आएगा। तो जो भी एक जनरेशन के लोग हैं वो समान रखे जाएंगे। जैसे ए सी का भाई है तो अगर हम लोग ए यहाँ रख दें तो सी यहाँ रख दें और ये भाई हो जाएगा। अब हमें एरो बना देना है जिससे हमें पता चले कि ए भाई है, यानी ए का जो जेंडर है वो मेल है, सी का जेंडर अभी हमें पता नहीं चला है। फिर कह रहा है डी जो है वो सी का पिता है, तो इसका जो पिता है वो डी है, तो यहाँ डी लिख देंगे और ये पिता है सी का। नेक्स्ट कह रहा है बी सी की बहन है तो यहाँ पर हम लोग बी को लिख देंगे और ये बहन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि ई बी की माता है, तो ई जो है यहाँ पर आ जाएगी और ये माता हो जाएगी बी की। फिर नेक्स्ट कह रहा है एफ ई का पिता है, तो एफ और ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये ई का भी पिता है, तो एफ जो है ई का पिता है। फिर कह रहा है जी एफ का पुत्र है, तो जो जी का पुत्र होगा वो यहाँ पर आएगा क्योंकि पुत्र है, तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से बना देते हैं और इसमें लिख देते हैं पुत्र। डी जी से किस प्रकार संबंधित है, तो डी हमारा कहाँ था, ये था, और जी से किस प्रकार संबंधित है ये हम लोगों को बताना है। तो देखा जाए तो ये बहन है और बहन के जो माता है वो ई हुई, और इसके जो पिता हुए और इसका जो पिता का पुत्र हुआ यानी कि ये भाई हो गया, जी जो है ई का भाई हो गया, और जो भाई हुआ बी का जो माता है उसका भाई जी हो गया। अब हमें बताना है जो सी का पिता है, यानी ये यहाँ पर जो भी है ये भाई बहन है, इनके पिता है और ये इनका जो है माता का भाई है, तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा जो संबंध हो जाएगा डी और जी के बीच में वो हमारा जीजा का हो जाएगा। हमारा जो डी जो है वो जी का जीजा होगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ से अपने आप को खुद को यहाँ से इमेजिन करके इसका आंसर निकाल सकते हैं कि जो बहन थी यानी जो सी थी और इसका जो पिता था डी था, और बी जो थी बी की माता जो है वो ई है, और ई का जो भाई है माता का भाई है वो जी है। तो जी और डी में संबंध बताना तो यहाँ से आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोगों को फिर से कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड सवाल है। इसमें हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले कुछ एन सी हैं, तो हम लोगों ने कुछ एन बना लिए। अब कह रहा है कुछ एन सी है यानी थोड़ा सा जो पार्ट है वो कॉमन होगा, तो थोड़ा सा पार्ट हम लोगों ने कॉमन कर दिया। अब कुछ एन सी है तो एन हम लोगों ने यहाँ लिख दिया और सी यहाँ लिख दिया। सभी सी डी हैं तो सभी सी डी हैं यानी सी जो है पूरा पूरा डी के अंदर आ जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, और ये जो है डी हो जाएगा। कोई भी डी जो है वो पी नहीं है, तो इसके लिए दो फिगर बन सकते हैं। एक तो कोई भी डी पी नहीं है यानी पी बिल्कुल अलग हो जाए, या फिर पी ऐसे हो जाए। तो ये दो कंडीशन आप लोगों की हो सकती है, या तो ये वाली कंडीशन इसमें पी हो सकता है या इस कंडीशन में पी हो सकता है। अब जो हम लोगों के निष्कर्ष निकलेंगे वो दोनों कंडीशन में हमारे फॉलो करेंगे, तभी हम लोगों का जो आंसर होगा वो सही होगा। कह रहा है कुछ एन पी नहीं है, तो कुछ एन जो है अगर हम लोग इससे देखेंगे तो कुछ एन पी नहीं होंगे, इससे देखेंगे तो भी हमारे नहीं होंगे, क्योंकि जब कोई एन पी नहीं होगा तो कुछ भी हमारे नहीं होंगे, और इससे भी देखेंगे तो कुछ हमारे पी हो सकते हैं और कुछ एन पी नहीं हो सकते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, कुछ एन पी नहीं है, क्योंकि पहले से भी फॉलो कर रहा है और दूसरे से भी फॉलो कर रहा है। फिर कह रहा है कुछ डी जो है एन है, तो कुछ डी का जो कुछ पार्ट है एन में आ रहा है, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया। फिर कह रहा है कोई भी पी सी नहीं है,
तो कोई भी P जो है वो C नहीं है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आप इस फिगर से देखेंगे तो भी C में नहीं आ रहा है और इस फिगर से देखेंगे तो C और P बिल्कुल अलग है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारा सही होगा, यानी कि आंसर हो गया हमारा सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी। इसमें आप लोगों को फिगर बना लेना है और जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है उतने तरीके से आपको फिगर बनाना है। जैसे कि यहाँ पर N और C कॉमन था और D जो है C जो है वो D के अंदर आ रहा था, तो हम लोगों ने ऐसे बना लिया। अब P के लिए या तो आप ऐसे बना ले या ऐसे बना ले, क्योंकि दोनों कंडीशन हो सकती है। तो दोनों में जब हमारी चीजें फॉलो होंगी तभी हमारा जो निष्कर्ष है वो सही होगा। पहले में आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ NP नहीं है। अगर पहले में देखोगे तो कुछ तो कॉमन है लेकिन कुछ कॉमन नहीं होंगे, यानी पहला इससे तो सही हो गया। फिर जब यहां पर हम लोगों ने देखा कोई भी कॉमन नहीं है, यानी जब कुछ नहीं, जब सभी नहीं है तो कुछ भी नहीं होंगे, तो पहला सही हो गया। दूसरा साफ साफ दिख रहा है D और N कॉमन है, तो हमारा दूसरा सही हो गया। फिर तीसरा भी दिख रहा है कोई भी P C नहीं है, तो कोई भी P C नहीं है। चाहे आप इस फिगर से देख लें चाहे आप इस फिगर से फिर देख लें, दोनों से फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन हो गया आंसर नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है निम्नलिखित अक्षरों में एक समूह दिया गया है और उसमें उसको चुनना है जो विषम है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसमें दिया गया कुछ अक्षरों का एक समूह दिया गया है, अक्षरों के साथ संबंधित है, मतलब जो इस तरीके से फॉलो कर रहा है उसी के अनुसार इसमें से कौन सा सेम इसी चीज को फॉलो करेगा। यानी कि इसमें हम लोगों को जो रूल लगाना है वही किस ऑप्शन में हमारा रूल फॉलो करेगा, ये हम लोगों को देखना है। तो पहला क्या है, BG, GM और LS। तो हमने देखा B से G अगर जाएंगे CDEFG यानी +5, फिर G से M जाएंगे तो HIJKLM यानी +6। उसी तरीके से G से L जाएंगे तो +5 करेंगे और M से S जाएंगे तो +6 करेंगे, यानी कि पहले पद में +5 दूसरे पद में +6। तो यहां पर सीधे हम लोग जो है पहले VQ को देखते हैं और AWFC जो हमारा राइट आंसर है उसको देख लेते हैं। तो V से A में जाएंगे तो +5 करना पड़ेगा, Q से W में जाएंगे तो +6 करना पड़ेगा, A से आप लोग अगर F जाएंगे तो +5 करना पड़ेगा, W से C जाएंगे तो +6 करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन हमारा जो है B वाला राइट हो जाएगा। अगर बाकी ऑप्शंस को आप लोग देखेंगे तो T U Y B D H, तो T से Y आने के लिए अगर आप देखेंगे तो +5 होगा और Y से यहां पर U से जब आप लोग जाएंगे कहां B तक तो आप लोगों को +7 करना पड़ेगा। तो यहां पर आप लोगों का ये गलत हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आप लोग इन दोनों को देख सकते हैं, कुछ ना कुछ आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो पहले पद में आप लोगों को +5 करना है, दूसरे में 6 करना है और इसी तरीके से यहां पर पहले पद में +5 करना है, दूसरे में +6 करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोगों को यहाँ पर एक अनुक्रम दिया गया है और एक पद लुप्त है, उसको हमें बताना है कि कौन सा पद यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि M से O जाने पर के लिए MNO यानी +2 किया, फिर O से Q फिर +2 किया, फिर Q से S फिर +2 किया, S से U फिर +2 किया और U में +2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा W। इसी तरीके से D से I जाएंगे तब D से I जाने के लिए +5 करना पड़ेगा, EFGHI, फिर I से N जाएंगे तो +5 करना पड़ेगा, JKLMN, फिर N से S जाएंगे तो +5 करना पड़ेगा, फिर N से X के लिए +5 करना पड़ेगा और X में अगर 5 करेंगे तो YZABC यानी C आ जाएगा तो WC हो जाएगा और WC हमारा इन दो ऑप्शन में आ रहा है, यानी दो ऑप्शन ये हो सकते हैं। फिर हमने देखा है 41 से 180, तो कितना अंतर आया, 41 से 80 है ये, तो 80 से हम लोगों ने 41 माइनस कर दिया, 10 में से 1 गया 9 और 7 में से 4 गया 39 प्लस हुआ। फिर 119 से 80 माइनस किया तो यहाँ पर हमारा कितना अंतर आया, 39 आया। फिर हमने 158 से 119 माइनस किया तो 18 में से 9 गया 9, 4 में से 1 गया 39, यानी सबके बीच का जो अंतर है वो 39 आ रहा है। अगर हम लोग 197 में 39 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 7 16, 9 3 12, 1 13, 1 1 2, तो 236 यानी ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने देखा M से O जाने के लिए +2 किया, O से Q जाने के लिए 2 किया, Q से S जाने के लिए +2, S से U जाने के लिए +2, U से U में जब +2 करेंगे तो हमें W मिल रहा था। फिर D से I जाने में +5 करना पड़ा, I से N में +5, N से S में +5, इसी तरीके से X में जब हम लोगों ने +5 किया तो C आ गया और इनके बीच का जो है वो अंतर 39 था सब में, तो हम लोगों ने लास्ट में 197 में 39 ऐड कर दिया, तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमें राइट आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोगों को डिक्शनरी के क्रम के हिसाब से लगाना है, यानी कि जो क्रम होता है कि जो अक्षर पहले आता है वो पहले रहेगा, जो बाद में आता है वो बाद में रहेगा। अब इसमें जो हमारे कॉमन है उनको तो हमें छोड़ ही देना है, जैसे टी ए टी ए टी ए टी ए सभी में है, यानी कि यहाँ से हम लोग कोई चीज फाइंड नहीं कर सकते। अब हमारा बचा बी बी आई एन ई टी, फिर है बी यू एल ए टी ई, फिर है हम लोगों का यहाँ पर बी भी सभी में कॉमन है तो बी को भी हम लोग छोड़ देते हैं। तो फिर अब हमारा बच्चा बी आई एन ई टी, यू एल ए टी ई, ओ यू एल ई एस एच, एल ई एस आई डी ई और ई एस सी ई एन टी। तो अब हम लोगों को देखना है सबसे पहले क्या आता है, तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा, बी आई एन ई टी में बी आएगा पहले, क्योंकि फिर यू है, ओ है, एल है और ई है, इन सब में सबसे पहले बी आता है, तो पहला जो हो गया हमारा पहला वाला हो गया। फिर यू ये वाला हमारा हो गया, उसके बाद हम लोग देखते हैं यू पहले आता है, ओ आता है, एल आता है या ई आता है। तो बी के बाद अगली जो हमारा नंबर आता है वो ई का आता है, तो 5 वाला सेकेंड नंबर पे आ जाएगा। फिर हमारा यू ओ और एल बचा, तो इसमें जो क्या आता है हम लोगों का, ई के बाद में एल आता है तो चौथे फिर 4 आ जाएगा, एल के बाद में हमारा ओ आता है तो हमारा 3 आ जाएगा और सबसे लास्ट में हमारा यू आता है, यानी सबसे लास्ट में हमारा 2 हो जाएगा। 1 5 4 3 2, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो भी अक्षर पहले आता है वो हमारी जो पहले हो जाएगी और जो हमारा बाद में आता है वो शब्द हमारा बाद में हो जाएगा। जो भी हमारा तीनों में कॉमन होते हैं, 5 जितने भी ऑप्शन है सब में जो भी कॉमन है अगर स्टार्टिंग का, तो उसको हम लोग हटा देते हैं। जैसे टी ए बी सब में कॉमन था तो उससे हमारा कोई निष्कर्ष नहीं निकलना था, तो उसको हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया। फिर बचे हुए जो हम लोगों के अक्षर हैं उनसे हम लोगों ने देखा जो अक्षर हमारा पहले आ रहा है वो शब्द हमारा पहले आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें। जो हम लोगों का नेक्स्ट पेपर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।